आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के ग्रुप के बारे में जिसका नाम है सार्क। सार्क को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में डीप एनालिसिस भी किया होगा, पर जिनको सार्क के बारे में नहीं पता है, आज उनके लिए ये क्लास हमारी होने जा रही है। चलिए जानते हैं सार्क क्या है। सार्क के सबसे पहले फुल फॉर्म के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है जो कि साउथ एशियन कंट्रीज से मिलकर बनी है। तो इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यहाँ से हमें इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कि सर अगर छोटी सी डेफिनेशन में हमें किसी को बताना हो कि सार्क क्या है, तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं इट इज़ द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या बात करी है कि सर ये इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशियन कंट्रीज से मिलकर बनी है। इतनी सी बात थी सार्क के बारे में। हमने यहाँ से सार्क का फुल फॉर्म भी देखा और उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी भी ली कि सर ये क्या है। साउथ एशियन कंट्रीज की एक रीजनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं सार्क। ये रहा सार्क का लोगो। आगे चलते हैं और बात करते हैं सार्क की कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पर सार्क के बारे में कुछ फैक्ट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की। 1985 में हमें देखने को मिलता है कि बांग्लादेश के ढाका के अंदर सार्क एसोसिएशन का गठन होता है, यानी सार्क इस्टेब्लिश्ड इन 1985 इन ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में 1985 में सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। ईयर इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी हमें याद रखना है कि बांग्लादेश में हमें सार्क का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है ईयर 1985 में। नेक्स्ट हमें दिया है फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स क्या होते हैं, तो जब सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ यानी 1985 में जब सार्क बना तो कोई ना कोई चार्टर आया होगा। तो चार्टर मीन्स होता है कोई ना कोई रूल या नियम या कानून आया होगा जिसके थ्रू ये सार्क का एक एसोसिएशन साउथ एशियन कंट्रीज ने मिलकर आपस में बनाया। तो कितनी कंट्रीज थी जब ये सार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो हमें वहाँ पे बात करनी है कि सर 7 कंट्रीज थी। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात आए तो 7 कंट्रीज हमें याद रखना है। और अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं कि हाल में अब कितनी कंट्रीज हो चुकी हैं, तो सर एक ही कंट्रीज अपग्रेड हुई है 7+1, यानी अब अगर हम देखें तो हमें सार्क में 8 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। और ये 8th कंट्रीज कौन सी है, 8वीं कंट्रीज है अफगानिस्तान। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का मेंबर बना है। ये चीज़ याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्या याद रखना है, फाउंडिंग मेंबर्स हमें 7 देखने को मिलते हैं, पर अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करते हैं तो टोटल हमें 8 मेंबर्स सार्क के देखने को मिलते हैं, जिसमें से 8वीं कंट्रीज जो 2007 में सार्क की मेंबर बनी है उसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं हेडक्वार्टर के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा इस्टेब्लिशमेंट हमें बांग्लादेश में देखने को मिलता है, पर वहीं हेडक्वार्टर हमें नेपाल में देखने को मिलता है, नेपाल के काठमांडू में। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1985 है, बट हेडक्वार्टर का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो ईयर हमें देखने को मिलता है 1987। 2 साल बाद नेपाल के काठमांडू में सार्क एसोसिएशन का हेडक्वार्टर बनाया गया था। इसके बारे में भी मैंने आगे जानकारी मेंशन की है, हम बात करेंगे। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी की हम बात करते हैं तो कौन रहे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले सार्क के चीफ सेक्रेटरी कौन थे। तो बांग्लादेश के थे जिनका नाम था अबुल हसन। क्या नाम हमें याद रखना है, अबुल हसन। और अगर सर प्रेजेंट की हम बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी की, तो ये भी हमें बांग्लादेश के ही देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है गुलाम सरवर। दो नाम क्या याद रखने हैं, फर्स्ट कौन थे, अबुल हसन, ये भी बांग्लादेश के थे। प्रेजेंट की बात करते हैं तो गुलाम सरवर जो कि 15 सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश से। ठीक है, दोनों ही बांग्लादेश से थे, तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने यहाँ से क्या क्या जानकारी ली है सार्क के बारे में। हमने देखा तो 1985 में हमें इसका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है बांग्लादेश में ढाका में। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 7 हमें फाउंडिंग मेंबर्स मिली हैं। हेडक्वार्टर हमें नेपाल के काठमांडू में देखने को मिला। फर्स्ट सेक्रेटरी की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के अबुल हसन। टोटल मेंबर्स हैं 8, जिसमें से 8वीं कंट्रीज अफगानिस्तान है जो कि 2007 में सार्क की मेंबर बनी है। प्रेजेंट के चीफ सेक्रेटरी की हम बात करते हैं तो ये भी बांग्लादेश के ही हैं, गुलाम सरवर। ठीक है, इतनी चीज़ हमें यहाँ से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ये डेटा है, काफ़ी काम हमारे एग्जाम्स में आने वाला है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सार्क के कुछ और फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम मेंशन किया गया है सार्क हेडक्वार्टर। सार्क के हेडक्वार्टर पे एक नज़र डालते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सार्क का इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमें 85 देखने को मिलता है, 1985, बट इसका हेडक्वार्टर इसके 2 साल बाद नेपाल के काठमांडू में बनाया जाता है। कब, 1987 में। तो इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो
Abul Hassan, a Bangladeshi diplomat, was the first Secretary General of the South Asian Association for Regional Cooperation यानी सार्क। अभी ही हमने थोड़ी देर पहले हाल ही में बात करी थी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और हमने ये भी देखा था कि इनके सार्क का पहले चीफ सेक्रेटरी जनरल के रूप में कौन थे, तो अबुल हसन साहब थे। अबुल हसन बांग्लादेशी डिप्लोमेट थे, यहाँ से आपको ये जानकारी और मिलती है, जिन्होंने ही वॉज इस्टेब्लिश दी सार्क सेक्रेटरीट इन काठमांडू। कहाँ पर? काठमांडू में किया था। कब किया था? जनवरी 16 1987। ईयर की बात हमने अभी करी थी, डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है। 16 जनवरी 1987 में काठमांडू में हमें सार्क का हेडक्वार्टर देखने को मिला, जिसका उद्घाटन या फिर हम लोग बोलते हैं इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो नेपाल के किंग थे जिनका नाम था बिर विक्रम शाह। क्या नाम था? बीरेंद्र बिर विक्रम शाह। किंग बीरेंद्र बिर विक्रम शाह ने नेपाल में सार्क के हेडक्वार्टर का इनोग्रेशन किया था। इतनी चीज़ें यहाँ से हमारी ओर क्लियर हो जाती हैं सार्क के हेडक्वार्टर के बारे में। ये रही अबुल हसन साहब की पिक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब हमें देखना है सर कितनी तो हमने अभी बात करी कि टोटल 8 मेंबर्स हैं सार्क के, 8 हमें कंट्रीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हम लोग नज़र डालते हैं कि सर कौन कौन सी 8 कंट्रीज है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सार्क का मेंबर है या नहीं है। तो एक नाम हमें सबसे पहले देखने को मिला है अफगानिस्तान, उसी के बाद बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब हमें याद कैसे रखना है? भारत को तो कोई भूल ही नहीं सकते, तो हमारा देश है इंडिया। इंडिया से अब हमें स्टार्ट करना है याद रखना। इंडिया से सबसे पहले हमें जाना है नेपाल में। इंडिया से नेपाल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना वीज़ा के हमें नेपाल में विजिट करने को मिलता है इंडिया से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से याद हो गई, इंडिया से नेपाल, और नेपाल के ही पास में हमें क्या देखने को मिलता है? भूटान। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ से याद हो जाती हैं, इंडिया, नेपाल और भूटान। अब इंडिया के हम लोग पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड की, तो हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है, और जस्ट अपोजिट हमें नॉर्थ ईस्ट साइड में बांग्लादेश देखने को मिलता है। तो 2 कंट्रीज यहाँ से भी हमारी कवर हो जाती हैं। हम फिर से इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, चलते हैं इंडिया पर। इंडिया से हम गए नेपाल, नेपाल के पास ही भूटान, फिर इंडिया की नेबर कंट्रीज पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ही मिलती जुलती कंट्रीज है बांग्लादेश। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 5 कंट्रीज हमारी यहाँ से हमें याद हो जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं इंडिया के ही जस्ट नीचे, इंडिया से कोई एक कंट्री हमें देखने को मिलती है, श्रीलंका। कौन सी देखने को मिलती है? श्रीलंका। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ और ऊपर हम चलते हैं, तो हमें अफगानिस्तान देखने को मिलता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान बोलने में एक जैसा ही नाम प्रोनाउन होता है, तो ईजिली याद हो सकता है हमें। उसके बाद हमें एक और नाम अलग से याद रखना है, मालदीव्स। तो ये हो गए हमारे टोटल 8 कंट्रीज, 8 मेंबर जो कि सार्क के मेंबर्स हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के मेंबर्स हैं ये 8 इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, आगे चलें। अब बात करते हैं सर साफ्टा की। साफ्टा क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? काफ़ी लोग इसको लेकर परेशान भी रहते हैं। तो छोटी सी जानकारी में बहुत कुछ जानने की कोशिश हम लोग यहाँ से करते हैं और देखते हैं साफ्टा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फुल फॉर्म के ऊपर ही जाएंगे। साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है सर? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसके बारे में और जानते हैं। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क मेंबर कंट्रीज। सार्क मेंबर कंट्रीज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही कहा जाता है साफ्टा। सिंपल सी लैंग्वेज में हमें इसको समझना है। क्या कहा? सार्क की मेंबर कंट्रीज के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही कहा जाता है साफ्टा। इतनी चीज़ हमें याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, ये कब बना? तो ये एग्रीमेंट 2004 में हमें देखने को मिलता है कि 2004 में साफ्टा के ऊपर एक एग्रीमेंट पर साइन किए जाते हैं, जो कि फोर्स में इफेक्ट में कब आता है, जो कि यानी लागू कब से होता है, तो 2006 से याद होता है। ईयर हमें याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि साफ्टा के एग्रीमेंट के ऊपर कब सिग्नेचर होते हैं, तो हमें आंसर करना है 2004। और अगर ये पूछे कि ये फोर्स में कब आया या कब से साफ्टा लागू होता है, तो ईयर हमें याद रखना है 2006। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि साफ्टा का क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलता है। तो रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, यानी कोई भी इन आटो कंट्रीज़ के बीच में, कोई भी ट्रेड के बीच में कोई बैरियर्स या फिर अड़चन नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर ये काम करता है। प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, ये चाहता है कि इन आटो कंट्रीज़ के अंदर
फेयर कंपटीशन रहे, और तीसरा में देखने को मिलता है एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश करता है। तो ये है साफ्टा का कुछ काम, जो कि 2006 में ये लागू होता है। इसके ऊपर सिग्नेचर 2004 में कर लिए जाते हैं, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के फ्री ट्रेड जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको साफ्टा कहा जाता है। ठीक है? तो इतनी बात हमने आज करी है सार्क कंट्रीज़ के बारे में। सार्क कंट्रीज़ की एक हमने जानकारी यहाँ से ली है, हमने देखे हैं उसके फैक्ट, हमने बात करी है सार्क क्या होता है, हेडक्वार्टर के ऊपर हमने बात करी है, कंट्रीज़ हमने देखी, हमने देखा यहाँ से साफ्टा। कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता था आप सभी के लिए लेकर आऊँ, पर ज़्यादा क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया हूँ। 2 ही क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग कंट्रीज़ आर नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। चलिए बताइए, अभी हमने देखा है कि सार्क में टोटल 8 मेंबर्स हैं। आपको बताना है इनमें से कौन-सा सार्क का मेंबर नहीं है। चलिए हम लोग अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले हमें भारत चलना है, हमारे भारत की ओर हमें चलना है, वहाँ से हमें जाना है पाकिस्तान, मतलब सॉरी नेपाल, नेपाल के पास ही क्या था, भूटान। तो भूटान तो यहाँ से हो जाता है, तो हम तो इसको क्रॉस कर देते हैं कि ये तो मेंबर है, और हमसे पूछा है क्या नहीं है। नेपाल के बाद हम लोग चले गए थे हमारे पड़ोसी देश में, जो कि था पाकिस्तान, तो ये भी यहाँ से हट जाता है। फिर था बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। फिर हम गए थे अफगानिस्तान में, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अफगानिस्तान के बाद हमने बात करी थी श्रीलंका की, वो भी ऑप्शन में हमें नहीं देखने को मिलता है। फिर हमने देखा था मालदीव्स, तो मालदीव से हमसे पूछा है क्या नहीं है। तो सिक्किम तो हमारे 8 मेंबर्स में से कहीं हमें देखने को नहीं मिला, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, सिक्किम हो जाता है। सार्क के फुल फॉर्म के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया है। आप यहाँ से देखिए कि कन्फ्यूज़न किस तरीके से हमारे माइंड में डेवलप होती है। सबसे पहला ऑप्शन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव। बहुत से लोग इसी को सही आंसर मान के टिक कर देंगे, पर यहाँ पे गलत क्या है, कोऑपरेटिव है, और हमारे सार्क में सी स्टैंड फॉर कोऑपरेशन, नॉट कोऑपरेटिव। ठीक है? बी ऑप्शन की हम बात करते हैं, सार्क एशियंस एसोसिएटेड फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ कोऑपरेशन तो सही है, पर यहाँ पे एसोसिएशन की जगह एसोसिएटेड है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तीसरे की हम बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे आप सभी के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए थे। तो आज हमने बात करी थी सार्क के बारे में। तो ये जितनी भी तमाम चीज़ों के बारे में आज हम सभी ने डिस्कशन किया है, उनको हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है ये, जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है? तो चलिए आप लोग से मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और जो लोग पुराने हों वो लाइक और शेयर कर दीजिए।